अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो बच्चे जम्मू कश्मीर में बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी का कोई कोर्स करना चाहते हैं 2025 में। यानी कि जो बच्चे 2025 सेशन में बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एंट्रेंस देना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ बोपी के 2025 सेशन के एंट्रेंस के बारे में। हम बात करेंगे एंट्रेंस की डेट्स के बारे में, यानी कि आपके फॉर्म कब आ जाएंगे, एग्जाम कब तक होगा, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सिलेबस क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, किस तरह से आपको इन सभी टॉपिक्स को कवर करना है, इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से रहने वाले हैं, उसके अलावा फी क्या रहेगी आपकी एडमिशन के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए ताकि आप अभी से प्रिपेयर उसके लिए करें। ए टू जेड सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2024 सेशन की हमारी एडमिशन प्रोसेस सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा 2025 का सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो जो बच्चे 25 सेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देख लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। बाकी हर अपडेट और हर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यूट्यूब पे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको जेके बोपी के सारे अपडेट्स देते रहते हैं। चाहे आपका फिर वो काउंसलिंग हो, चाहे आपके एडमिशन हो, चाहे कोई और अपडेट हो, सारे एडमिशन, सारी काउंसलिंग के अपडेट्स हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। और उसके अलावा इंशाल्लाह दिसंबर के महीने में हम प्रिपरेशन सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे। हम आपको साथ साथ में प्रिपेयर भी करवाएंगे, एमसीक्यू सेशन भी हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर इंशाल्लाह जिंदगी रही, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा भी हम दिसंबर में हमने स्टार्ट किया है, मतलब सोचा है स्टार्ट करने को। बहरहाल हम आपको पूरी की पूरी हेल्प कर लेंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की। चाहे आपको अगर बीएससी नर्सिंग करनी है, चाहे अगर आपको बीएससी पैरामेडिकल करना है, चाहे आपको बीएससी टेक्नोलॉजी करनी है। बीएससी नर्सिंग का आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग हमारा 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है। बीएससी पैरामेडिकल की अगर हम बात करेंगे, 3 साल का पैरामेडिकल का कोर्स ही होता है। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में ये कोर्स करवाया जाता है। इसमें हमारा आता है बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी रेडियोग्राफी, बीएससी फिजियोथेरेपी। ये सारे के सारे कोर्सेज जो होते हैं ये पैरामेडिकल कोर्सेज में ही आते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी के भी कोर्सेज हैं। वो टेक्नोलॉजी के कोर्सेज आपको सिर्फ और सिर्फ स्कीम सोरा में करवाए जाते हैं। बाकी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल की अगर हम बात करेंगे, ये जम्मू कश्मीर के बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज, जितने भी जीएमसीज हैं, चाहे आपका जीएमसी श्रीनगर, चाहे आपका जीएमसी बारामूला हो, चाहे आपका जीएमसी अनंतनाग हो, चाहे आपका स्कीम्स सोरा हो, चाहे आपका जीएमसी जम्मू हो, जीएमसी राजौरी, जीएमसी किश्तवाड़, जीएमसी डोडा, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तीनों ब्रांचेस, जीएमसी उधमपुर, सभी जीएमसीज में ये कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं। साथ में आपके जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहां पे भी ये सारे कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं। ठीक, ये सभी कोर्सेज आपको जो वो जम्मू कश्मीर में करवाए जाएंगे। ठीक है, अब इन सभी कोर्सेज के लिए जो बीएससी लेवल के हैं, जैसे मैंने आपको बोला, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो तीनों कोर्सेज हैं, तीनों टाइप के जो कोर्सेज हैं, इनके लिए आपको सिंगल एंट्रेंस देना पड़ता है। इनके लिए आपको सेपरेट एग्जाम देना नहीं है, एक ही एग्जाम आपको इन तीनों एंट्रेंसेस के लिए लगता है और एक ही सिलेबस, सेम सिलेबस आपको इन तीनों कोर्सेज के एग्जाम के लिए लगेगा। आपको बीएससी नर्सिंग देना है, बीएससी पैरामेडिकल देना है, बीएससी टेक्नोलॉजी देना है, तीनों का आपको एक ही एग्जाम होगा, एक ही फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और एक ही एंट्रेंस आपको देना और एक ही काउंसलिंग यहाँ पे आपको होगी। यानी कि अलग आपको एग्जाम नहीं होगा, बीएससी नर्सिंग का अलग होगा, पैरामेडिकल का अलग होगा, टेक्नोलॉजी का अलग होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक ही सिलेबस पढ़ना है और तीनों का एग्जाम आप लोगों को एक ही यहाँ पे होने वाला है। यहाँ तक आपको समझ आ गया? अब ड्यूरेशन की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। बीएससी नर्सिंग कोर्स आप लोगों का 4 साल का है, 8 सेमेस्टर्स में ये डिवाइड होता है। पैरामेडिकल आपका 3 साल का है, 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड होता है। टेक्नोलॉजी भी आपकी 3 साल की होती है, 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड होती है। अब इन सभी कोर्सेज में आपको 6-6 महीने की इंटर्नशिप भी करवाई जाती है। इसमें अगर मैं आपको जो टॉप कॉलेजेस की बात करूँ, वो मैं आपको लास्ट पे बात करूंगा। ठीक, सिलेबस की अगर हम बात करेंगे, सिलेबस आप लोगों को 3 सेक्शन से यहाँ पे रहने वाला है। एक आपका रहेगा फिजिक्स, एक आपका रहेगा केमिस्ट्री और एक आपका यहाँ पे रहेगा बायोलॉजी। ठीक, 3 सेक्शन से आपका पेपर यहाँ पे आ जाएगा। सिलेबस जो रहेगा, सिलेबस आपका सेम जो नीट का सिलेबस रहता है वही सिलेबस यहाँ पे आपको रहेगा। 11th और 12th की फिजिक्स, 11th और 12th की केमिस्ट्री और 11th और 12th की बायो आपकी पढ़नी पड़ेगी। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो अलग होती है। ठीक, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपकी अलग होती है। फिजिक्स से आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, केमिस्ट्री से आपको 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, बायो से आपको 60 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक, ये रहा आपका थोड़ा सा सिलेबस। पेपर के पैटर्न को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में समझा देता हूँ। जो फिजिक्स आपकी रहेगी ये 60 मार्क्स की रहेगी। इसमें यहाँ पे अगर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, काइनेमेटिक्स के आपके 3 मार्क्स रहेंगे, लॉज ऑफ मोशन से आपके 2 मार्क्स रहेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर से आपके 2 मार्क्स रहेंगे,
उसके बाद मोशन से आपके 2 मार्क्स रहेंगे, ग्रेविटेशन से आपके 2 मार्क्स रहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से आपके 2 मार्क्स रहेंगे, थर्मोडाइनमिक्स से आपके 3 मार्क्स रहेंगे, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी से आपके 2 मार्क्स रहेंगे। आप इनका नोट डाउन करके रख लें, नहीं तो मैं पीडीएफ भी आपको अभी दे दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑस्किलेशन एंड वेव्स की अगर मैं बात करूंगा तो 4 मार्क्स रहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपके 4 मार्क्स रहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपके 4 मार्क्स रहेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म से आपके 5 मार्क्स रहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट से 4 मार्क्स रहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से 3 मार्क्स रहेंगे, ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आज आपके आ जाएंगे, इसमें आपके 7 मार्क्स रहेंगे, रे ऑप्टिक्स वगैरह सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से 2 मार्क्स रहेंगे, एटम एंड न्यूक्लियस से आपके 3 मार्क्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आपको 4 मार्क्स रहेंगे, टोटल फिजिक्स से आपको जो है वो 19 चैप्टर्स यहाँ पे रहेंगे, 11th और 12th के फिजिक्स को मिला के 19 चैप्टर्स लेंगे, 60 क्वेश्चन आ जाएंगे और 60 मार्क्स यहाँ पे आपके इसे बनेंगे। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँगा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर से 4 मार्क्स रहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम से 4 मार्क्स रहेंगे, केमिकल काइनेटिक्स से आपके 2 मार्क्स रहेंगे, सोल्यूशन से 2 मार्क्स रहेंगे, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स से 4 मार्क्स रहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन से आपके 3 मार्क्स रहेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज 2 मार्क्स रहेंगे, केमिकल बॉन्डिंग से यहाँ पे आपको 4 मार्क्स रहेंगे, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री से आपको 4 मार्क्स रहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको 4 मार्क्स रहेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक से आपको 4 मार्क्स रहेंगे, हाइड्रोकार्बन से आपके 4 मार्क्स रहेंगे, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एलिन से आपके 4 मार्क्स रहेंगे, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल्स एंड इथर से आपको 4 मार्क्स रहेंगे, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 4 मार्क्स रहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन 3 मार्क्स रहेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ से आपके 4 मार्क्स रहेंगे। कुल मिला के अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा 17 चैप्टर्स आपके यहाँ पे रहेंगे 11th और 12th की केमिस्ट्री को मिला के, और 60 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। बायो की अगर मैं बात करूंगा तो इससे यहाँ पे आपकी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ से 4 मार्क्स रहेंगे, किंगडम प्लांटी से आपके 3 मार्क्स रहेंगे, प्लांट एनाटमी से 3 मार्क्स रहेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी से आपके 4 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से आपके 3 मार्क्स रहेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल बायोमोलिक्यूल से आपके 3 मार्क्स रहेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से 4 मार्क्स रहेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपके 4 मार्क्स रहेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आपके 4 मार्क्स रहेंगे, जेनेटिक्स से आपके 4 मार्क्स रहेंगे, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से आपके 4 मार्क्स रहेंगे, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से आपके 3 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल से आपके 4 मार्क्स रहेंगे, जेनेटिक्स से आपके 5 मार्क्स ज़्यादा मार्क्स रहेंगे, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से आपके 4 मार्क्स रहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी से आपके 4 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। कुल मिला के आपको जो बायो वाला सेक्शन थे इससे आपके यहाँ पे 16 चैप्टर्स रहेंगे और इससे आपको 60 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, ये रहा आपका सिलेबस, यहाँ तक आपको समझ आ गया। सिलेबस का पीडीएफ में आपको दे दूंगा, लेकिन पेपर का पैटर्न समझना काफ़ी ज़रूरी है। पेपर किस तरीके का आ जाएगा, देखो जो पेपर आपका होगा वो आपको 180 मार्क्स का होगा। ठीक, 180 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। ठीक, 180 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आ जाएंगे। ठीक, 60 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो बायो से आ जाएंगे और 60 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री से आ जाएंगे। ठीक, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बोली कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, वो मैंने आपको बोला 60 फिजिक्स से, 60 केमिस्ट्री से, 60 बायो से। ठीक, 11th और 12th की मिला के 180 क्वेश्चंस का आप लोगों का पेपर रहेगा। पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेगा, कोई थ्योरी वगैरह कुछ भी कहानी लिखने की जरूरत नहीं। एमसीक्यू पेपर आपका पेपर रहेगा, पेन पेपर मोड में आपका पेपर, यानी कि ओएमआर बेस्ड आपका पेपर यहाँ पे रहता है। 180 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन कर लोगे 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप गलत क्वेश्चन कर लोगे तो 0.25 की यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी इन केस ऑफ रॉन्ग आंसर। ठीक, 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी और करेक्ट आंसर का आपको 1 मार्क्स यहाँ पे रहेगा। ठीक, 180 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया। पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूँ, पेपर आपका जो लेवल रहता है वो उतना हाई नहीं रहता। नीट के लेवल का पेपर नहीं आता, नीट से काफी कम लेवल का पेपर आता है, लेकिन आपको प्रिपेयर अच्छी तरह से यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इससे कौन कौन से पढ़ने। देखो, सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप सिलेबस को वहाँ से डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख लोगे जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स में आप देख लोगे जिन जिन चैप्टर्स के मैक्सिमम मार्क्स हैं, जैसे किसी चैप्टर के जैसे ऑप्टिक्स के 7 मार्क्स हैं, बाकी किसी के 5 मार्क्स हैं, तो आप उन चैप्टर्स को पहले कवर कर लोगे। अगर फिजिक्स से आपके 3-4 चैप्टर छूट भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई टफ चैप्टर है वो अगर आपका छूट भी जाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। सेम आप केमिस्ट्री में भी यही फॉर्मूला अपनाओगे, बायो में भी यही फॉर्मूला आप लोग अपनाओगे। जिनके ज्यादा मार्क्स हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपको एक एक करके चैप्टर दिखाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। उस पर मैंने सोचा है कि अलग से एक वीडियो डाल के आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो डालूंगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत यहाँ पे आपको नहीं है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, सारा कुछ समझ आ गया। अब यहाँ पे हम एंट्रेंस की डेट्स के बारे में बात करेंगे। एंट्रेंस की डेट की अगर मैं बात करूँ तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे वो अप्रैल के महीने में यहाँ पर रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक, अप्रैल के स्टार्टिंग में या मार्च के लास्ट वीक में, ठीक, मार्च लास्ट वीक में आ जाएंगे,
वैसे लास्ट वीक ऑफ मार्च में आना पॉसिबल नहीं है, अप्रैल के महीने में आपके फॉर्म डेफिनेटली आ जाएंगे। साथ में आपका एग्जाम भी चल रहा होगा तो उसका कोई इशू नहीं है, एग्जाम तब तक खत्म हुए होंगे। अप्रैल के महीने में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। 20 दिन तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म आज चलेंगे। मई का महीना आपका डील दिया जाएगा। 15-20 मई के बाद, ठीक 15-20 मई के बाद आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो कंडक्ट किया जाएगा। आप मान के चलो कि 20 मई के अराउंड आप लोगों का एग्जाम जो होगा वो जेके बोपी कंडक्ट करेगी। अब इसका एग्जाम आपको जम्मू में भी होता है, इसका एग्जाम आप लोगों को श्रीनगर कश्मीर में भी यहाँ पे होता है। यानी कि 20 मई आपको टारगेट रखना है, 20 मई के अराउंड आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो कंडक्ट किया जाएगा। अप्रैल में आपके फॉर्म आ जाएंगे और 20 मई को आप लोगों का पेपर होगा। पेपर होते ही लगभग 20-25 दिन के बाद आपका रिजल्ट आता है, देन आपकी काउंसलिंग वगैरह का प्रोसीजर यहाँ पे चल जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूं। देखो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाती है तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बहुत कम फी होती है। 10,000 से लेके 20,000 तक आपको ईयरली फी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट कॉलेज में, एकेडमिक फी। सेम अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा तो प्राइवेट कॉलेज में आपको 80,000 से लेके 1 लाख के प्लस आप लोगों को फी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में देनी पड़ेगी। चाहे आपका कोई भी कोर्स हो, 1 लाख के अराउंड आपको फी देनी पड़ेगी। उसके अलावा हॉस्टल का खर्चा वगैरह अलग आपको यहाँ पे लगेगा, ठीक। लेकिन गवर्नमेंट में अगर आपकी होती है तो फी आपको जब वो ना के बराबर 20,000 के बिलो, आपको बीएससी नर्सिंग में तो 9,000 ही फी होती है फर्स्ट ईयर की। मान के चलो आपके 10 से 15,000 के अराउंड आपको फी यहाँ पे रहेगी। बहुत कम फी आप लोगों को रहेगी। यहाँ तक आपको मैंने ऑलमोस्ट मोटे सारे पॉइंटर्स समझा दिए। अब हम कुछ और पॉइंटर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम बात करेंगे अब आपके सेफ स्कोर की, ठीक। सेफ स्कोर आपको कितना रहने वाला है, कितना टारगेट आपको रखना है ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए। देखो, 180 मार्क्स का आपको पेपर आएगा, ठीक। आप लोगों को टारगेट अभी से लगभग 140 मार्क्स यहाँ पे रखना है। 140 मार्क्स आप लोगों को टारगेट रखना ही रखना है। अभी अगर आप 140 मार्क्स रखोगे टारगेट, 120 मार्क्स आपको डेफिनेटली आ जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। अभी आपके पास नवंबर का महीना है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। अभी आपके पास लगभग 6-7 महीने का टाइम है। 6-7 महीने बहुत टाइम होते हैं। तो 140 से लेके 150 मार्क्स आपको यहाँ पे टारगेट रखना है। 150 मार्क्स अगर आप टारगेट रख लोगे, 120 मार्क्स आपको आ ही जाएंगे। अब टारगेट रख ले तो प्रिपेयर नहीं करोगे, वो तो अलग बात है। टारगेट आपने रखा, साथ में आपको प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करनी है। 6-7-8 घंटे अगर आप आज से पढ़ लोगे तो वो एनफ रहेगा, ठीक। अगर आप 7 घंटे भी पढ़ लोगे ना, 8 घंटे भी पढ़ लोगे, वो एनफ रहेगा, ठीक। अगर आप 6 घंटे भी पढ़ लोगे वो भी एनफ रहेगा, क्योंकि अभी 7 महीने का टाइम है। पेपर के लेवल उतना नहीं होता है। अगर आप 150 मार्क्स टारगेट रखोगे, 100 मार्क्स आपको डेफिनेटली आ ही जाएगा। और अगर आपको 120 मार्क्स आ जाएगा, आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाएगी। डेफिनेटली क्या मतलब, लिख के ले लो मुझे, आपकी सीट मिलेगी, ठीक। हाँ, अब अगर आप जो वो ये सोच रहे हो कि चलो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ में आपको प्राइवेट भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। वो तो प्राइवेट आपको 60-70 मार्क्स पे भी मिलेगा, 50 मार्क्स पे भी मिलेगा, 40 पे भी आपको प्राइवेट मिल सकता है। तो उस पर मैं बात नहीं करूंगा, बात गवर्नमेंट की होती है। तो गवर्नमेंट में आपको 100 के प्लस कैटेगरी वालों को रखना है टारगेट। और ओपन टारगेट के मतलब आने चाहिए, ओपन मेरिट वाले जो होंगे उनको 120 के प्लस मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आपको गवर्नमेंट में सीट मिलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट में उतनी ज्यादा सीट्स नहीं होती हैं। ओपन मेरिट से हो तो कंपटीशन और ज्यादा लगेगा, कैटेगरी से हो तो कंपटीशन काफी कम है, लेकिन तो भी 100 के प्लस आपके आने चाहिए। तो अच्छे कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन यहाँ पे होगा। अच्छे कॉलेज की अगर मैं बात करूंगा, अच्छे कॉलेज में बीएससी नर्सिंग में हमारा सबसे पहले सिक्किम सोरा आता है। सिक्किम सोरा की जो मदर मेहरबान वाली ब्रांच है बीएससी नर्सिंग की। देन हमारा आता है जीएमसी श्रीनगर, देवन बाग वाला, उसका बीएससी नर्सिंग की ब्रांच है। देन हमारा आता है जीएमसी बारामूला, देन हमारा आता है जीएमसी जम्मू, देन हमारा आता है जीएमसी अनंतनाग। उसी तरह से बहुत सारे ये मतलब ये अच्छे जीएमसी हैं। देन जीएमसी पुलवामा भी हमारे पास है, देन जीएमसी राजौरी है, जीएमसी उधमपुर है, जीएमसी डोडा है, जीएमसी किश्तवाड़ है, बहुत सारी जीएमसी और हैं। लेकिन टारगेट आप रख लेना, स्किम्स में अगर हो जाए, जीएमसी श्रीनगर में अगर आपको हो जाए, जीएमसी बारामूला में अगर आपको हो जाए, जीएमसी अनंतनाग में हो जाए, जीएमसी जम्मू में हो जाए और जीएमसी राजौरी में भी अगर आपको होगा तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो किसी और जीएमसी में भी होगा तो भी आपके लिए अच्छा यहाँ पे रहेगा। अब प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या काम कर लेना, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। देखो, सिलेबस आप लोगों का जो है मैंने आपको समझा दिया। पेपर जो आपका होता है वो एनसीईआरटी के हिसाब से आता है। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो मार्केट से वो 200-300 रुपए की एमसीक्यू बुक ले आते हैं जिसमें एमसीक्यूज लिखे होते हैं। वो उनको रट्टा मार के जाते हैं एग्जाम देने में। जब एग्जाम वो देते हैं वहाँ पे उनको 20-25 क्वेश्चन फंस जाते हैं बड़ी मुश्किल से। नेगेटिव मार्किंग को काट के 5 या 10 उनका स्कोर होता है। फिर वो निकलते हैं बाहर और कर लेते हैं प्रोटेस्ट पेपर, आउट ऑफ सिलेबस आया था, ये आया था, वो आया था। तो ऐसी गलती नहीं करनी। एमसीक्यू बुक्स जो मार्केट में मिलती हैं वो 200-300 रुपए की, उनसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बुक्स आप एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक, एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ना। अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब
का ज़माना है, अभी तो ऑनलाइन जो वो यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, तो आप वहीं से पढ़ लो। बुक्स अगर आपको पढ़नी है तो एनसीईआरटी बुक आप पढ़ लो, फिजिक्स की एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, बायो की। ठीक, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक, सिर्फ एमसीक्यूज को रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है तो आप डेफिनेटली आसानी से एमसीक्यूज उस टॉपिक के जो भी होंगे वो आप आसानी से टैकल कर सकोगे, उन क्वेश्चंस को आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन अगर आपने एमसीक्यूज को रट्टा मारा होगा, आप एमसीक्यूज को रट्टा मार के जाओगे, वहां पे जो आपने एमसीक्यू पढ़ा होगा अगर इनकेस वो नहीं आया, दूसरा एमसीक्यू उन्होंने पूछा, तो वहां पे आपको फिर नील बटा नील बन जाएगा। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। आप लोगों को क्या काम कर लेना है, एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, तब जाके आपकी सीट यहाँ पे निकलेगी। टाइम आपके पास बहुत है, अभी आप मान के चलो लगभग 7 महीने का टाइम है आपके पास। 7 महीने बहुत टाइम होता है। अब अगर इन 7 महीनों में आप 6 से 8 घंटे ही आप पर डे यहाँ पे पढ़ लोगे, क्योंकि अगर आपका कहीं पे एडमिशन नहीं है 8 से 10 घंटे आप बिल्कुल आसानी से पढ़ लोगे। और अगर आपका कहीं पे एडमिशन है, कोई और काम करने, 5 घंटे तो आप निकाल ही ले सकते हो पढ़ाई के लिए। ठीक, 5 घंटों में अगर आप 3 घंटे सुबह पढ़ लोगे, 3 घंटे शाम को पढ़ लोगे, 2 घंटे शाम को पढ़ लोगे, 3 2 हो गए 5 दिन में आप मजे कर लो, घूमो, जो भी काम कर रहे हो वो कर लो। शाम को 2 घंटे पढ़ लो, सुबह 3 घंटे कर लो, 5 घंटे अगर आप पढ़ सकते हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर आप फ्री हैं तो आप 8 से 10 घंटे पढ़ने की कोशिश कर लो। ठीक, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यार 10 घंटे पढ़ना तो पॉसिबल नहीं। देखो अगर आपको गवर्नमेंट में सीट निकालनी है तो आप लोगों को जो वो उसी हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक, आपको उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आप लोगों को जो वो टाइम देना पड़ेगा। अब अगर आप अभी से ढीला छोड़ोगे, अभी से प्रिपेयर नहीं करोगे, आप सोचोगे फॉर्म आ जाएंगे फिर हम प्रिपेयर करेंगे, तो वो आप लोगों की बड़ी गलती होगी। क्योंकि फॉर्म जब आ जाते हैं ना, मार्च में जब फॉर्म आ जाएंगे, फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। 1 और 2 महीने में एग्जाम क्वालिफाई करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं। 1-2 महीने में कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई आप नहीं कर सकते हो, चाहे वो बोपी का हो, कोई भी एग्जाम हो, वो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। फिर जिसके लिए आप अभी टाइम वेस्ट करो, फिर आपको वो भी छोड़ के चली जाएगी। उसकी जब सीट निकल जाएगी स्किम्स में, जीएमसी श्रीनगर में, वो भी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, टाटा बाय बाय कर लेगी। फिर आप लोगों को बीड़ी और सिगरेट ही पीना होगा। इसलिए जो अभी आपके पास 6-7 महीने हैं, इनको वेस्ट मत कर लो, अच्छी तरह से मेहनत कर लो। खासकर अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, जितना ज़्यादा टाइम आप दे सकते हो उतना टाइम दे दो, क्योंकि 7 महीने बहुत टाइम होता है। अगर आप इसको सही जगह यूटिलाइज कर लोगे तो बहुत टाइम है। अगर आप आशिकी मारने में वेस्ट कर लोगे, बाकी गलत कामों में वेस्ट कर लोगे, तो 7 महीनों को आपको कुछ भी नहीं लगेगा। अभी नवंबर का महीना आ जाएगा, बर्फ पड़ेगी, निकलोगे आप फोटो शूट करने, ये चक्कर मारने, उधर कोचिंग सेंटर पे घूमने, लड़कियां ताड़ने, कुछ भी नहीं निकलेगा उन 2 महीनों को। नवंबर दिसंबर हो गया खत्म, जनवरी आ गया, फिर से बर्फ, फरवरी हो गया, थोड़ा सा बर्फ पिघलने लगी, जाओगे आप फिर से गुलमर्ग पहलगाम वगैरह ट्यूलिप गार्डन घूमने चले जाओगे। अप्रैल मार्च के महीने में फॉर्म आ जाएंगे, एक महीने आप ढूंढोगे, मुझे डोमिसाइल बनानी है, मुझे आधार कार्ड में डेट ठीक करानी है, मुझे कैटेगरी में कुछ ये करना है, मुझे वो बनाना है, लगा लोगे आप 1 महीने उसमें। लास्ट के दिनों में आप फॉर्म भर लोगे, फिर 1 महीने का टाइम हार्डली आपके पास होगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक, इसलिए अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो मेरी बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा के रख लेना। प्राइवेट सीट मिलेगी भाई साहब तुम्हें, प्राइवेट की फी आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 लाख एकेडमिक की फी होती है, 60-70 हज़ार हॉस्टल की फी होती है, फिर बाकी खर्चा होता है वो लगभग आपका 1.5 लाख के प्लस, 1.5 लाख के मतलब 1.25-2 लाख के आसपास हो जाएगा आपका खर्चा। और फिर आपको और भी जो वो बाकी खर्चा होगा वो 2 लाख तक आपको चला जाएगा। तो फिर खुद सोच लेना आप कि 2 लाख आप साल का अफोर्ड कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। अगर कर सकोगे तो फिर आप मस्ती कर सकते हो। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो जितनी ज़्यादा मेहनत आप कर सकते हो उतनी ज़्यादा मेहनत कर लो। गवर्नमेंट सीट आपको निकालनी है। गवर्नमेंट सीट अगर आपको मिल जाती है, 10,000 के बिलो आपकी फ़ी रहेगी बीएससी नर्सिंग में, थोड़ी सी हॉस्टल की फ़ी लगेगी, बाकी आपको जो 10,000 भर लोगे वो आपको स्कॉलरशिप के जरिए भी वापस आ जाएगी। तो आप अपना कोर्स आसानी से कर लोगे, अच्छे कॉलेज में आपकी सीट मिलेगी, आपके पेरेंट्स को भी प्राउड होगा। और इंशाल्लाह जब आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, जब आपकी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल जो भी होगा जब आप कंप्लीट कर लोगे, साथ में मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूँ, साथ में आपको डेफिनेटली जॉब लगेगा। अगर आप आज से अपना माइंडसेट जो है वो 8 से 10 घंटे पढ़ने का बना लोगे, क्योंकि ये 6 महीने आपकी जो होती है, मतलब ये जो टाइम है आपका, आप अगर अभी 12th में है या अभी अगर आपने 12th पास किया है 1 साल 1.5 साल, तो ये जो टाइम आपके पास है, ये जो 2 महीने मतलब 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल जो है, ये आपकी बेस बनाती है। ठीक, जैसे जब हम मकान बनाते हैं जो बुनियाद होती है ना, जितनी हम पुख्ता या जितनी स्ट्रॉन्ग हम बुनियाद बनाएंगे, उतना ही ऊपर का जो स्ट्रक्चर होगा वो उतना ज़्यादा मजबूत होगा।
अब अगर हम वो बुनियादी बिल्कुल मतलब वो ऑर्डिनरी तौर पे बनाएंगे, ऊपर हम कितना भी खूबसूरत उस पर स्ट्रक्चर क्यों ना बनाएं, उसमें किसी भी किस्म की कोई ताकत नहीं होगी, वो किसी काम के लायक नहीं होगा। सेम आपकी भी एग्जांपल है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो उतना ज़्यादा टाइम देना, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना। बाकी बुक्स की टेंशन मतलब मुझे अभी थोड़ा सा एग्जाम है मुझे, जिस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यू एनसीईआरटी की बुक्स प्रोवाइड कर लूँगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी बुक्स प्रोवाइड कर लूँगा, एमसीक्यू बुक्स प्रोवाइड कर लूँगा। दिसंबर में इंशाल्लाह 10-15 दिसंबर के बाद हम प्रिपरेशन सीरीज़ को भी स्टार्ट करेंगे। हम आपको साथ साथ में जब वो एमसीक्यूज़ को भी प्रिपेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी अल्लाह तक है, वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को जो सिलेबस है वो कवर आपको खुद करना है, टाइम आपको खुद से निकालना है। मैंने आपको बोला अगर आप अभी ये टाइम वेस्ट कर लोगे तो फिर लास्ट के महीनों में कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसलिए जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो उतना ज़्यादा टाइम दे दो। और अगर आप फिर अच्छी फैमिली से भी हो तो भी आप मतलब प्रिपेयर कर लो। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे चलो ठीक है, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन वो तो दे देगी मुझे 2 लाख 3 लाख में तो प्राइवेट में कर लूँगा, फिर कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर क्या पता लास्ट भी आपको प्राइवेट में भी सीट ना मिले, वो भी हो जाएगा। क्योंकि इस साल भी आप देख लो बच्चों को प्राइवेट में भी सीट नहीं मिल रही है, वहाँ भी इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा। इसलिए ये जो टाइम आपके पास है 6 महीने 7 महीने, इस टाइम को आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लो। 8-10-15 घंटे पढ़ना पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट 6 से 7 घंटे आप तो भी पढ़ लो। आप अगर आज से इन 6-7 महीनों में अगर आप 6 से 7 घंटे पढ़ लोगे ना, तो मैं खून अपने से लिख के दे रहा हूँ कि आपको डेफिनेटली 110% में आपको बोल रहा हूँ, आपको स्कीम 16 में सिलेक्शन हो जाएगी, आपको जीएमसी श्रीनगर में इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा, पढ़ाई में अपना टाइम देना पड़ेगा। पढ़ाई में नहीं दे दोगे, गलत कामों में लगोगे। कोचिंग अभी मतलब कोचिंग सेंटर्स वाले अपना काम का स्टार्ट करेंगे, आप जाओगे वहाँ पे लड़कियाँ ताड़ने, ये वो ऐसा वैसा बीड़ी सिगरेट पीने, तो फिर आपको लास्ट पे नील बटन नील मिलेगा। फिर आप आगे चल के देख लेना, फिर अगले साल किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन करके अपनी सिंपल ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करना, फिर पढ़ लेना 8 साल 10 साल जेकेएसएसबी के चक्कर में, या देख लेना कोई अपना काम धंधा कुछ, वो आपको अपनी मर्जी होगी। बहरहाल मैंने आपको सारा कुछ समझाने की कोशिश करी, मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको और भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी किसी बच्चे को कोई भी पर्सनल हेल्प चाहिए होगी एडमिशन को लेके, या उसको समझ नहीं आ रहा है कौन सा कोर्स मुझे सही रहेगा क्या रहेगा, आप पर्सनली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मेरा नंबर भी मिलेगा, नहीं तो टेलीग्राम ID मिलेगी, आप मुझे मैसेज कर लो, वहाँ से कॉल कर लो, मैं आपको पर्सनल नंबर वहाँ पर फॉरवर्ड करूँगा, आप मुझे कॉल कर लो। हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे जिस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। आप मेरे छोटे भाई हो, किसी का अगर 4 साल 5 साल का ड्रॉप है वो तो बड़ा होगा, वैसे उतना तो कोई नहीं होगा, आप मेरे छोटे भाई बहनों जैसे हो, तो आप चाहो तो आप मुझसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हो। टेलीग्राम पे मुझे कॉल कर लो, मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बाकी मैंने जो आपको बातें बोली उनको अपने दिमाग में बिठा के रख लेना, खासकर मिडिल क्लास बच्चों के बारे में मैंने जो बोला उसको अपने दिमाग में बिठा के रख लेना। बाकी फिर आपकी मर्जी है, जैसा आप जब वो इनपुट अभी दे दोगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा आगे चल के। जैसा आप अच्छा इनपुट दे दोगे वैसा अच्छा आउटपुट मिलेगा, जैसा आप खराब इनपुट दे दोगे वैसा खराब आउटपुट मिलेगा। बाकी आप आशिकी मारने बैठोगे, सिगरेट बीड़ी पीने बैठोगे, फिर पूरी ज़िंदगी आपको वही काम करना होगा। जैसे मैंने बोला, अभी लड़कियों के चक्कर में रहोगे, उस बेचारी की सिलेक्शन हो जाएगी, वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी या वो छोड़ के चला जाएगा, फिर तुम बैठोगे वो। बहरहाल चलो इस टॉपिक को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो, मेरे ख्याल से 20-22 मिनट का हो गया लेक्चर, खत्म कर लेते हैं और आगे चल के मैं आपके साथ और भी अच्छी तरह से डिस्कस करता रहूँगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, इस चैनल पर आपको बॉबी के अपडेट सारी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना।